फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। हम लोग सीखेंगे आगे की क्लास को, इंग्लिश ग्रामर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं। किसी शायर ने ये सही कहा, क्यों रुक जाते हो, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। किसी शायर ने ये ठीक ही कहा है कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। आइए हम लोग इसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे की क्लास को शुरू करते हैं। A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आज हम लोग जानेंगे कुछ फेमस राइटर और उनका वर्क। पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था पीरियड्स के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या वर्ष हुआ, उन सभी के बारे में मैंने सीखा था। तो सबसे पहले हम पिछला क्लास को रिवाइज करें। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, द एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है उसे, जिसका समय अवधि था 450 से लेके 1066 तक। और वहीं पे मैंने सुधार करके बताया था कि 1066 की जगह पे कभी कभी 1050 भी आता है, जो 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक रहा। अगला लाइन हमने बताया था, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड इन द र्यूनिक अल्फाबेट। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय जिस राइटिंग का इस्तेमाल होता था उस राइटिंग का नाम है र्यूनिक अल्फाबेट। द लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लुक्स different because of its spelling and vocabulary। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय का जो स्पेलिंग होता था, जो वोकेबुलरी होता था, वो अलग होता था, डिफरेंट होता था। द सेकंड है द मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, और उसका समय अवधि 1066 से लेकर 1500 ईस्वी तक रहा। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के रहा। यहीं पे मैंने शताब्दी के बीच भी डिफरेंस भी बताया था और कुछ कमेंट्स करने के लिए भी आपको बताया था कि 100 साल की अवधि को सेंचुरी कहा जाता है, तो 10 साल की अवधि को क्या कहा जाता है? 10 साल की अवधि को दशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दशक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे डिकेड कहा जाता है। डिकेड, दशक, डिकेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकेड कहा जाता है। डिकेड कहा जाता है, दशक कहा जाता है। 10 साल की अवधि को क्या कहा जाता है? दशक कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मैसेज भी किए और फोन भी किया। तो ये जान करके बहुत ही खुशी महसूस होता है कि वे क्लास बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और नई नई बातें सीखने का उनको मौका मिला। अगला लाइन है कि द राइटिंग सिस्टम इन मिडिल इंग्लिश पीरियड यूज द लैटिन अल्फाबेट। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में र्यूनिक अल्फाबेट का इस्तेमाल होता था, मिडिल इंग्लिश पीरियड में लैटिन अल्फाबेट का इस्तेमाल होता था। ड्यूरिंग इट्स पीरियड द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक्स प्लेस, और इसी पीरियड में वोवेल्स का आविष्कार हुआ। अगला तीसरा है द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, 1500 से एवं, यानी 1500 से आगे का जो क्लास था उसे मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं, जो 15वीं शताब्दी के बाद का रहा और 15वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो चल रहा है। इस मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में भी 2 काल रहा, एक मॉडर्न इंग्लिश पीरियड और दूसरा पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड,
मॉडर्न इंग्लिश पीरियड 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का होता है, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में 20वीं शताब्दी के बाद जो अभी जो चल रहा है इस पीरियड को पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं। इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंग्लिश अल्फाबेट, इसका राइटिंग सिस्टम जो है इंग्लिश अल्फाबेट चल रहा है जो अभी तक यूज है। इसी में मैंने बताया था मेजर एजेस ऑफ इंग्लिश। मेजर एजेस ऑफ इंग्लिश में आता है सबसे पहला द एलिजाबेथन एज, जिसका समय अवधि था 1558 से लेके 1603 ईस्वी तक, जो कि 16वीं शताब्दी में आता है। आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि एलिजाबेथन एज में कौन कौन से पोएट्स आते हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा, वो क्या पढ़ाए, क्या रहे, उन सब उनका मेन वर्क क्या था, ये सारा चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगला है द जैकोबियन एज, जो 1603 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक रहा 17वीं शताब्दी में। अगला कैविलियर एज 1642 से 1651 17th सेंचुरी। द एज ऑफ मिल्टन 1620 से 1660 ईस्वी तक 17वीं शताब्दी में रहा। द रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 ईस्वी में, और द अगस्टन एज 1700 से लेके 1745 ईस्वी जो 18वीं शताब्दी में है। द रोमांटिक एज 1798 से 1850 ईस्वी तक 19वीं शताब्दी में। द विक्टोरियन एज 1832 से 1901 जो 19वीं शताब्दी में है। अगला हमने सीखा था वर्ड ऑरिजिन फ्रॉम द पोएट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग मेकिंग। पोएट्री का जो नामकरण हुआ ये ग्रीक वर्ड मेकिंग से लिया गया है। ग्रीक वर्ड मेकिंग से लिया गया है। प्रोज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, और प्रोज का जो शब्द लिया गया है ये लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला है नोवेल। नोवेल लिया गया है इटालियन शब्द से, जिसका मीनिंग है न्यू, नया शब्द। और अगला है ड्रामा, जो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है डेड और एक्ट, डेड और एक्ट। अगला आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं फेमस राइटर और उसका वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क जो रहा उसकी लाइफ में, उसके बारे में मैं सीखूंगा। सम फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स, फर्स्ट जॉफ्री चौसर इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा द कंटेम्पररी टेल्स। ये कंटेम्पररी जो टेल्स में लगभग 24 कहानियों का निर्णय लिया गया था कि हर लोग एक दो कहानी सुनाएंगे। जब 2 कहानी जाते और 2 कहानी आते, लेकिन वो चीजें चला नहीं। टारगेट रखा गया था 24 टेल्स का, लेकिन हो नहीं पाया। ये सारी बातें अगला क्लास में मैं बताऊंगा। तो जॉफ्री चौसर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रहा द कंटेम्पररी टेल्स। दूसरा है एडमंड स्पेंसर का इंपॉर्टेंट वर्क रहा द फेरी क्वीन। हेनरी फील्डिंग, जिसका इंपॉर्टेंट वर्क टॉम जोन्स, अमेलिया, द मॉडर्न हस्बैंड, ये हेनरी फील्डिंग का वर्क रहा द मॉडर्न हस्बैंड। विलियम शेक्सपियर का इंपॉर्टेंट वर्क किंग लियर, जूलियस सीजर, हैमलेट, रोमियो, जूलियट, और भी बहुत सारा इनका वर्क रहा जो इंपॉर्टेंट रहा। अगला है चार्ल्स डिकेंस का इंपॉर्टेंट वर्क डेविड कॉपरफील्ड, द पिकविक पेपर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और भी बहुत सारा वर्क रहा।
जब हम उन वर्गों को लेकर आएंगे तो डिटेल में 1 बाय 1 करके सीखेंगे, जानेंगे। अगला है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का इंपॉर्टेंट वर्क रहा पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें 10 बुक का कॉम्बिनेशन है, और पैराडाइज रीगेन इसमें 2 बुक बढ़ गया और 12th बुक टोटल हो गया पैराडाइज रीगेन। अगला है विलियम लैंगलैंड। उन सभी बुक्स के बारे में मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे। अभी इसी क्लास में आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग के पास कितना लिटरेचर भाग आ गया और कितना ग्रामर हम लोगों ने सीखा, कितना वोकैब मेरे पास हो गया। आप लोग को एहसास हो रहा होगा, जो बच्चा जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको एहसास हो रहा होगा कि हमारे बीच कितना सारा वोकैब आ गया, कितना सारा लिटरेचर भाग में आ गया और कितना ग्रामर हमने सीखा। तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे की ओर चलेंगे, एक बैग नहीं सीख पाएंगे। बूंद बूंद तालाब भरता है, एक बैग नहीं भरता। अचानक अगर भरने की कोशिश करेंगे तो हैंग हो जाएगा, जो हमको सही नहीं है। विलियम लैंगलैंड के बारे में जाने। विलियम लैंगलैंड का इंपॉर्टेंट वर्क रहा पायर्स एंड फ्लोमैन, द इनवर्ड एनिमल, और भी बहुत सारा रहा। अगला है मैथ्यू आर्नोल्ड का इंपॉर्टेंट वर्क रहा द स्कॉलर जिप्सी, डोवरबीच, और भी बहुत सारा रहा जो कि मैं लेकर आऊंगा अगला क्लास में। चलिए यहीं पे मैं एक और शेर आप लोगों के बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं, उस शेर को जरा सुन लें। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तूफानों का से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। थोड़ा सा इसको डिटेल में कर देना चाहूंगा आप लोगों के बीच, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। मुझे ये उम्मीद है, पूरी तरह से विश्वास है। तूफानों से आंख मिलाओ कहने का मतलब कि जो भी इतनी भी कठिनाइयां आए, मुसीबतें आए, उसका सामना करने की हिम्मत और जज्बा रखना है। कितना ही क्यों नहीं मुसीबतें आई, कितना ही क्यों नहीं मुसीबतें आए, मुश्किलात आए, परेशानियां आए, उनसे आंख मिलाओ। आंख कहने का मतलब अपने जज्बा को कम नहीं करना है, अपने हौसला को कम नहीं करना। तो इसलिए किसी शायर ने कह दिया कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। जो मुसीबतें आ रहा है उससे डट कर सामना करेंगे, उससे हिम्मत नहीं हार कर, हिम्मत के साथ उसके साथ सामना करेंगे। सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाह यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी का सहारा के ऊपर नहीं रहना कि हाँ मेरा साथ वो देगा तभी काम कर पाएंगे। कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ये मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। सहारा पे कोई डिपेंड नहीं कि किसी का सहारा लो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। यानी डट कर, हौसला अफजाई के साथ, अपने उमंग को आगे की ओर बढ़ करके और खुद से हिम्मत न हार कर और पढ़ाई को जारी रखेंगे और अपने
काम को जारी रखेंगे और अपने बुलंदियों के आसमान को छुएंगे। फिर से तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाह यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी का सहारा पे डिपेंड नहीं होना, सहारा पे डिपेंड नहीं होना है। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। जितना भी कठिन परिश्रम, कठिन मुसीबतें क्यों ना आए, उसका सामना करते हुए आगे की ओर निरंतर हम लोग जारी रहेंगे। शायर से ये जो शायर है ये हमें बहुत प्रेरणाजनक शायर लगता है, इसलिए मैंने चाहा कि आपके बीच इस शायर को लेकर आऊं और आपको ये बता दूं। चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ फादर इन लिटरेचर। हम लोग पिछला क्लास में लिस्ट ऑफ फादर में बहुत सारा चीज सीखा। सबसे पहले उसे रिवाइज करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल, जो पिछला क्लास में हमने सीखा था। द एक्सपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक नॉवेल्स जैन ऑस्टिन को कहा जाता है, जैन ऑस्टिन को कहा जाता है। और एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामा मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है। और एक्सपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जेवर रिचार्ड्स को कहा जाता है, ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड्स को कहा जाता है, ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड्स को कहा जाता है। एक्सपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. चार्ल्स को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन को कहा जाता है। और फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री विलियम क्यूलर ब्रैंड को कहा जाता है। आज के क्लास को मैं आगे की ओर जारी रखते हुए मूवमेंट ऑफ पोएट्स क्वाइंड जे.डी. स्कॉट को कहा जाता है, जे.डी. स्कॉट को कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ पोएट्स क्वाइंड जे.डी. स्कॉट को कहा जाता है। और इंट्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक वर्थ का जो इंट्रोड्यूसर है वो अर्ल ऑफ सूर्य को कहा जाता है, अर्ल ऑफ सूर्य को कहा जाता है। ये ब्लैंक वर्थ क्या होता है, ये अगला क्लास में मैं कभी बताऊंगा कि ब्लैंक वर्थ क्या होता है, फ्री वर्थ क्या होता है, ये सब बताने की कोशिश करूंगा। इंट्रोड्यूसर ऑफ फ्री वर्थ वाल्ट विटमैन को कहा जाता है, वाल्ट विटमैन को कहा जाता है, वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। इंट्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक वर्थ अर्ल ऑफ सूरे और इंट्रोड्यूसर ऑफ फ्री वर्थ वाल्ट विटमैन को कहा जाता है, वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। इंट्रोड्यूसर ऑफ लिमरिक एडवर्ड लियर को कहा जाता है, एडवर्ड लियर को कहा जाता है, एडवर्ड लियर को कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ जर्नल पी.बी. शैली को कहा जाता है, पी.बी. शैली को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ जर्नल पी.बी. शैली को कहा जाता है, पी.बी. शैली को कहा जाता है। अब मैं लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड हमने क्या क्या सीख लिया। साइड से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखा और मैनिया से रिलेटेड हम लोगों ने लेकर आया आपके बीच मैनिया का मतलब होता है लत लग जाना, किसी चीज का लत लग जाना उसे मैनिया कहते हैं, या दिमाग में भ्रंश आ जाना वो मैनिया कहलाता है, मैनिया कहलाता है। मैनिया से रिलेटेड जो सफिक्स में आपको जुड़ा हुआ रहेगा और मैनिया से रिलेटेड कुछ सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेकर आया हूं, जरा रिवाइज करेंगे पिछला क्लास को। सबसे पहले जो साइड से रिलेटेड, जो हत्या से रिलेटेड जो था उसको मैं रिवाइज कर दूं शुरू से लेकर टोटल अभी तक, ताकि रिवीजन होते चले और याद हो जाए। सबसे पहले मैंने से बताया था फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर, जो भाई की हत्या कर देता है उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ रेस जेनोसाइड, सामूहिक हत्या,
मर्डर ऑफ रेस जेनोसाइड सामूहिक हत्या और विच डिस्ट्रॉय जर्म्स जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है उसे जर्मीसाइड कहा जाता है, उसे जर्मीसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ मैन होमिसाइड को कहा जाता है। और मर्डर ऑफ एन इन्फेंट जो शिशुओं को हत्या करता है उसे इन्फेंटिसाइड कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। अ मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट्स वैसा दवा जो कीटाणुओं को नष्ट करता है इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, कीटनाशक कहते हैं, इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, कीटनाशक कहते हैं। और मर्डर ऑफ मदर बताएंगे, मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड कहा जाता है, मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड कहा जाता है, पिता की हत्या। मर्डर ऑफ किंग और क्वीन राज्य हत्या यानी वैसे जो राजा या रानी को हत्या कर देता है उसे रेजिसाइड कहा जाता है, रेजिसाइड कहा जाता है। मेरे साथ दोहराते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। रेजिसाइड कहा जाता है राज हत्या। मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड कहा जाता है, मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ वन सेल्फ जो खुद की हत्या कर लेता है उसे सुसाइड कहा जाता है, उसे सुसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ वाइफ इसे कमेंट करके बताएंगे कि जो अपनी पत्नी को हत्या कर देता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएंगे हमें। और मर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ द वर्ड जो अपने जबान का वैल्यू को नष्ट कर देता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट्स करके से बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे। मर्डर ऑफ हस्बैंड मैट्रिसाइड पति की हत्या को मैट्रिसाइड कहते हैं। और मर्डर ऑफ चिल्ड्रेन फिलिसाइड कहा जाता है, बाल हत्या। मर्डर ऑफ अनबॉर्न या वाटर बॉम्ब गर्भ हत्या उसे फुएटिसाइड कहते हैं, फुएटिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ वीड जो खरपतवार को नष्ट करता है उसे वीडिसाइड कहा जाता है, वीडिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड। और मर्डर ऑफ पेस्ट पेस्टिसाइड यानी कीटों को जो मर्डर कर देता है उसे पेटिसाइड कहा जाता है। आज मैं लेकर आया हूं मैनिया से रिलेटेड बहुत 5 वोकैब जो सिंगल वर्ड पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है उसे मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो पहले ही बताया कि मैनिया मतलब होता है लत लग जाना, किसी चीज की आदत पड़ जाना, लत लग जाना, जो सफिक्स में जुड़ा हुआ रहेगा। क्रेज ऑफ फ्लावर एंड पोएम्स यानी जिसे कविताओं का और फूलों का लत लग जाता है उसे एंथोमैनिया कहा जाता है, एंथोमैनिया। कविताओं या फूलों की दीवानगी एंथोमैनिया कहलाता है, एंथोमैनिया कहलाता है। क्रेज ऑफ बुक्स और रीडिंग यानी वैसे पर्सन जिसे किताबों की लत लग जाए या किताब पढ़ने की लत लग जाती है उसे बिब्लियोमैनिया कहते हैं, बिब्लियोमैनिया कहते हैं, बिब्लियोमैनिया कहते हैं, उसे बिब्लियोमैनिया कहते हैं। किताबी कीड़ा जिसे हम लोग देहाती भाषा में मगही भाषा में किताबी कीड़ा कहते हैं, किताबी कीड़ा कहते हैं। मैनिया फॉर किलिंग जिसे मर्डर करने की लत लग जाए, मर्डर करने की लत लग जाए। मैनिया फॉर किलिंग जिसे मर्डर करने की लत लग जाए उसे डेक्नोमैनिया कहते हैं, DACNOMANIA डेक्नोमैनिया। हत्या का शौक, हत्या का शौक, हत्या का शौक। अगला है मैनिया फॉर डांसिंग जिसे नृत्य करने की आदत लग जाए, जिसे नृत्य करने की लत लग जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे डिनोमैनिया बोलते हैं, डिनोमैनिया बोलते हैं। नृत्य का शौक डिनोमैनिया बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक लिक्वर, लिक्वर माने होता है शराब, लिक्वर का मतलब शराब होता है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक लिक्वर जिसे शराब पीने की इच्छा हो, जिसे शराब पीने की लत लग जाती है उसे डिप्सोमैनिया कहा जाता है। शराब की लत डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया,
डिप्सोमैनिया कहते हैं। डिप्सोमैनिया कहते हैं a strong desire to take liquor डिप्सोमैनिया कहा जाता है। अब आगे आते हैं हम लोग ग्रामर में, जो कि पिछला क्लास में हम लोगों ने सीखा था केस, और केस के बारे में बहुत सारी बातें सीखने का काम किया। आज मैं उसी कड़ी को आगे की ओर बढ़ाऊं। सबसे पहले रिवाइज करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केस। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केस। केस की परिभाषा क्या है? तो जैसा कि पिछला क्लास में हमने जाना था, केस मीन्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट शोज इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड। केस का मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन, संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ व्यक्त करता है, बताता है, उसी को हम केस कहते हैं, उसे केस कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस हमने सीखा था। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। कर्मेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉसेसिव केस संबंध कारक और वोकेटिव केस संबोधन कारक। पिछला क्लास में हम लोगों ने इसका डेफिनेशन भी सीखा था। पिछले क्लास में हमने इसका डेफिनेशन भी सीखा था कि नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन क्या होता है। रिवाइज करते चलेंगे। A nominative case is a special form of a noun or pronoun used as a subject of a verb. कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह विशेष रूप है जो कर्ता का काम करता है, जो मुख्य काम करता है, उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और जिस पर किसी का असर पड़ता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह विशेष रूप है जिसका प्रयोग कर्म के रूप में होता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। पॉसेसिव केस हमने बताया था कि द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन शोइंग पोसेशन और रिलेशन इज इन द पॉसेसिव केस। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह विशेष रूप है जिससे ये पता चलता है कि किसी के ऊपर अधिकार या संबंध का भाव झलकता है, उसे पॉसेसिव केस कहा जाता है। वोकेटिव केस किसे कहते हैं? द फॉर्म ऑफ अ नाउन यूज्ड फॉर एड्रेसिंग अ पर्सन, कि कर्म का किसी को एड्रेस किया जाए। हमने 2 या 3 एग्जाम्पल भी लेकर बताया था। आज मैं बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ द पॉसेसिव केस बनाने के नियम को हम लोग सीखेंगे, आज के क्लास में सीखेंगे। सबसे पहला नियम है कि प्राणीबोधक नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। प्राणीबोधक नाउन यानी जिसमें जान हो, प्राणीबोधक नाउन जिसमें जो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। एस रहित यानी कहने का मतलब जिसमें एस ना लगा हुआ है, जिसमें एस नहीं लगा है, दोनों के अंत में एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस इसको बोलते हैं। एस जोड़कर अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। प्राणीबोधक नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल,
सिंगुलर हो या प्लूरल, एस रहे तो दोनों के अंत में अपस्ट्रॉफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लिया, राम की कलम, राम की कलम तो राम्स पेन, अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया, राम्स पेन। राजकुमार का दोस्त तो द प्रिंस, प्रिंस फ्रेंड। तो यहाँ पे नाम है, राम हो गया, राजकुमार हो गया, तो इसके अंत में अपस्ट्रॉफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जा रहा है। बच्चों का ड्रेस, चिल्ड्रेन, अब इसमें तो ना एस नहीं ना है, तो बच्चों जबकि प्लूरल फॉर्म में भी है तो चिल्ड्रेन, ये अपस्ट्रॉफी एस लग गया, चिल्ड्रेन्स स्कूल, चिल्ड्रेन्स स्कूल। स्त्रियों का ड्रेस, स्त्रियों का ड्रेस, ये बहुत सारा स्त्री है, प्लूरल फॉर्म है, बच्चे भी प्लूरल फॉर्म में है, तो स्त्रियों का ड्रेस वोमेन्स ड्रेस, यहाँ पे क्या अपस्ट्रॉफी एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म पॉसेसिव बनाया जाता है, पॉसेसिव बनाया जाता है। अगला है दूसरा नियम, दूसरा नियम है एस वाले, यानी जिसके अंत में एस जुड़ा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस वाले प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे लड़कों का ड्रेस, अब यहाँ लड़कों प्लूरल फॉर्म तो है, बॉयज है, तो सिर्फ हम क्या लगाएंगे? अपस्ट्रॉफी, सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाएंगे। विद्यार्थियों की कलम, स्टूडेंट्स पेन, यहाँ सिर्फ क्या लगाए? अपस्ट्रॉफी लगाए, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी का सिंबल इस तरह से होता है, अपस्ट्रॉफी का सिंबल, अगर अपस्ट्रॉफी एस कर देंगे तो ये अपस्ट्रॉफी एस हो गया, लेकिन अगर इसे हटा दें तो इसे बोलते हैं अपस्ट्रॉफी, 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 अपस्ट्रॉफी इसको बोला जाता है, अपस्ट्रॉफी बोला जाता है। अगला तीसरा नियम है कि निर्जीव वस्तुओं के बीच संबंध सूचित करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव वस्तु है, उसके बीच अगर रिलेशन बताना है, पोसेशन बताना है, तो उसमें सिर्फ ऑफ लगाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे गांव का नाम, अब ये गांव क्या है? निर्जीव चीज है। गांव का नाम, भारत की राजधानी, तो गांव का नाम हो गया था द नेम ऑफ, द नेम ऑफ द विलेज, द नेम ऑफ द विलेज। भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऑफ लगाकर हम पोसेशन बनाते हैं, ऑफ लगाकर पोसेशन बनाते हैं। रूल नंबर 4 है कि सजीव की तरह व्यवहार में आने वाले निर्जीव नाउन, वैसा नाउन जो निर्जीव है लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल सजीव की तरह करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, उसे पर्सोनिफिकेशन। ये सब लिटरेचर में मैं बताऊंगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ऑक्सीमेरॉन क्या होता है, ये सारा चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सजीव की तरह व्यवहार में आने वाले निर्जीव नाउन जिसको पॉसेसिव बनाने के लिए एस, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता। अब प्रकृति सजीव तो है नहीं, लेकिन खूबसूरत सुंदर होगा कौन? इंसान, सजीव चीज। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है प्रकृति की सुंदरता, ये जो सुंदरता है ये प्रकृति को बताया जा रहा है, नेचर्स के बताया जा रहा है, इसलिए ये चूंकि सजीव की तरफ उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, 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 अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया।
सन्स लाइट, सूर्य की किरण, सूर्य की किरण, सूर्य की किरण, तो यहां पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। डेथ किंगडम, मृत राज, तो यहां पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। कंट्रीज हीरो, कंट्रीज हीरो, शहर का हीरो, नायक कौन, तो वहां पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। पांचवा है समय एवं नाप तौल सूचक नाउन का भी पॉसेसिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। समय एवं नाप तौल सूचक नाउन का भी पॉसेसिव बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे अवेक्स हॉलीडे, अवेक्स हॉलीडे, मीटर्स लेंथ, मीटर्स लेंथ, तो ऐसे सिचुएशन में भी इसका अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पॉसेसिव बनाया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पॉसेसिव बनाया जाता है। रूल नंबर 4 है, 6 है कंपाउंड नाउन। रूल नंबर 6 कंपाउंड नाउन, जैसा कि पिछला क्लास मैंने सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर जब बता रहा था तो वहां पे कंपाउंड नाउन के बारे में जिक्र किया था कि ये कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक नाउन को मिलाकर एक नया नाउन का निर्माण करते हैं, उसी को हम कंपाउंड नाउन कहा जाता है। तो कंपाउंड नाउन के अंतिम पद के साथ अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे मदर इन लॉ, अब मदर इन लॉ क्या हो गया, सास, यानी सास का घर, तो मदर इन लॉ, तो अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका पॉसेशन बनाया गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि तो सर यहाँ पे एस क्यों न लगा, यहाँ पे एस क्यों न लगा, तो नहीं, जब भी कंपाउंड नाउन होता है तो उसके अंतिम वाले शब्द में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। अंतिम पद, इस बात का ख्याल रखना है, अंतिम पद के साथ जोड़कर अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। बनाया जाता है। उसी तरीका से द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। तो बिहार का नियम, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर इसका पॉसेशन बनाया गया, संबंध बनाया गया। अगला है नियम, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार या संबंध बताने की बात हो, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अधिकार या संबंध बताने की बात हो, तो अंतिम व्यक्ति के नाम में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेसिव बनाया जाता है। पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे राम एंड सीता हाउस, तो राम और सीता का घर है, तो राम और सीता में अगर हम लगा देंगे राम्स एंड सीता हाउस तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन इसके अंतिम वाले शब्द के साथ जोड़कर अपॉस्ट्रोफी बनाया जाता है। राम एंड सीताज हाउस, अगर दो या दो से अधिक हो जाए, अगर दो या दो से अधिक हो जाए, जैसे राधा, सोनी एंड हरी विलेज, राधा, सोनी और हरी का गांव है, तो यहाँ पे अंतिम वाले पद को देखेंगे, अंतिम वाले नाम को देखेंगे और उसके अंतिम पद में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉसेशन बनाया जाएगा। पॉसेसिव केस में उसको बनाएंगे। अगला नियम नहीं है, इसके बीच रिलेशन को मैं बता रहा हूं।
Variation in the form of pronoun in three cases: nominative case, objective case, possessive case. इन तीनों में मैं रिलेशन बताने की कोशिश किया, आप लोगों के बीच लाने की कोशिश किया। नॉमिनेटिव केस आई को ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है और इसका पॉसेसिव में मी या माइन का प्रयोग होता है। वी मतलब हम लोग, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, हम या हम लोग, हम या हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है और पॉसेसिव केस में आवर या आवर्स होता है। यू मतलब तुम या तुम लोग, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, आप या आप लोग, आप या आप लोग। इसका ऑब्जेक्टिव केस में यू ही हो जाता है और पॉसेसिव केस में योर या योर्स होता है। ही वह पुरुष के लिए, पुरुष के लिए, ही मतलब वह किसके लिए, पुरुष के लिए। शी मतलब भी वह होता है लेकिन स्त्री के लिए होता है, स्त्री के लिए। ही मतलब वह, इसका ऑब्जेक्टिव केस में हिम और पॉसेसिव केस में ही। शी मतलब वह स्त्री के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव केस में ही हर और पॉसेसिव केस में हर या हर। इट मतलब वह लेकिन किसी वस्तु के लिए होता है। इट मतलब वह होता है लेकिन ये वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट रह जाता है और पॉसेसिव केस में इट या इट्स होता है। दे मतलब वे या वे लोग, वे या वे लोग, वे या वे लोग, वे या वे लोग। इसका ऑब्जेक्टिव केस में देम और पॉसेसिव केस में देयर या देयर। आज मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और बता देना चाहूंगा। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आज थोड़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये थोड़ा सा चार्ट है जो इसे बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल नंबर में वी होता है। ये सब का इस्तेमाल होगा जब हम आगे की क्लास करेंगे, टेंस जब सीखेंगे तो उसमें बहुत इसका अहम रोल है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और प्लूरल नंबर में वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों में यू ही होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, एनी नेम, इट, एनी नेम,
नेम कहने का मतलब कोई भी नाम, चाहे राम हो, सीता हो, गीता हो, etc. कोई भी नाम। और प्लूरल नंबर में दे होता है, प्लूरल नंबर में दे होता है। तो ये थोड़ा सा चार्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर में कौन आता है, प्लूरल नंबर में कौन आता है, ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया। अब थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप लोगों को लिखने का मौका दे रहा हूँ। शुरू से लिखते चलें, अपना नोट्स तैयार करते चलें और इस बात को ख्याल रखेंगे, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, बीज को फसल बनने में। आइए हम लोग लिखते चलेंगे, ज्यादा वक्त ना लेंगे, लिखते चलेंगे। आज मेरा केस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, केस भी खत्म हो गया। अब अगला क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उसमें टोटल जितना भी आज तक मैंने पढ़ाया उन सबों को रिवीजन करके और कुछ जो छूटा हुआ है उसको भी मैं लेकर आऊँगा अगला क्लास में। और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसे मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत ही अपने नॉलेज को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो इसी तरह से एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हुए रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि वो गरीब बच्चा, वो न पढ़ने वाले बच्चा जिसको डर लगता है, वो सब पढ़ ले और हमारे देश का फ्यूचर बने। इसलिए थोड़ा सा मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।